चलिए। पहला क्वेश्चन है आज के लिए कि एसए 700 के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और हाउ टू फ्रेम ओपिनियन। तो सबसे पहले एसए 700 ऑडिटर के लिए क्या ऑब्जेक्टिव रखता है, क्या एम रखता है, क्या टारगेट रखता है। तो एसए 700 बोलता है कि ऑडिटर का अ, हम ऑडिटर के लिए ये ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं कि ऑडिटर को जाकर ओपिनियन बनाना चाहिए वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू फॉर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर ओपिनियन बनाना चाहिए कि आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। ओपिनियन बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर और फिर उसके बाद में रिपोर्ट में लिखे। तो ऐसे 700 ऑब्जेक्टिव सेट करता है ऑडिटर के लिए कि ऑडिट करने के लिए जाए, अपनी ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करे, एविडेंस ऑब्टेन करे, सभी मटेरियल आइटम्स के बारे में कंक्लूजन ले और अल्टीमेटली ओपिनियन बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर। सो ऑब्जेक्टिव इज टू मेक ओपिनियन विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मेकिंग कंक्लूजन्स अबाउट ऑल मटेरियल आइटम्स, और वो बनाने के बाद में रिटन रिपोर्ट इशू करे। फिर फॉर्मिंग ओपिनियन का बहुत प्यारा सा शॉर्टकट, बहुत प्यारा चार्ट हम लोगों ने क्लास में देखा, अगर आपको याद आ रहा है कि भाई हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ये बताना वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो एक कदम आगे जाके इज इट एज पर फेयर फ्रेमवर्क। ये ओपिनियन हम ड्राफ्ट करना चाहते हैं। उसके लिए हमको सभी मटेरियल आइटम्स जो है, इनकम एक्सपेंसेस एसेट लाइबिलिटीज, उसके बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा। आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट विथ रीजनेबल एश्योरेंस। उसके लिए हमको हर एरिया में जाकर ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा, एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, गलतियां मैनेजमेंट को बतानी पड़ेगी, रेक्टिफिकेशंस करवाने पड़ेंगे, और क्वांटिटेटिव गलतियों के साथ साथ क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस भी देखनी पड़ेगी। तो हमने पूरा चार्ट से देखा हुआ है वही चीज यहाँ पे, जो एडिशनल चीज कि भाई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है एस एस 700 का। एस एस 700 चाहता है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव रहे ओपिनियन बनाना और फिर रिपोर्ट में ड्राफ्ट करना और फिर फ्रेमिंग ओपिनियन। ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में कुछ चंद अनमोल शब्द आप बोले। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट, मतलब ट्रू एंड फेयर के ऊपर शॉर्ट नोट, दिस इज नॉट एज पर एस एस 700। एस एस 700 के हिसाब से नहीं, ये ट्रेडिशनल थियरी है। ट्रू एंड फेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है ऑडिट का, जो जिसमें हमको बताना पड़ता है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू मतलब रिलायबल, भरोसेमंद होना। फेयर मतलब न्यूट्रल, निष्पक्ष। ठीक है, इस तरीके से जो सच्चाई है वो बताना, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देना। ना चीजों को आप बढ़ाकर बताओ, ना चीजों को आप कम करके बताओ, उसको ट्रू एंड फेयर बोलते। पहले उसके बारे में बताइए। अब ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए। मॉड्यूल में एक बहुत पुरानी थ्योरी है। तो देखो, एसेट से रिलेटेड एक पॉइंट है। अगर ट्रू एंड फेयर हमको अगर पता लगाना है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर वेदर दे आर गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो कुछ बेसिक चीजें चेक होनी चाहिए। एसेट के 3 पॉइंट मैंने नाम दिया A1, वहां पे मैंने नाम दिया A1। अगर आपको पता लगाना है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो पहले आप पता लगाइए, ठीक है, कोई मटेरियल एसेट ओमिटेड तो नहीं है, पहला। दूसरा, कोई मटेरियल एसेट की वैल्यू गलत तो नहीं है, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड तो नहीं है। एसेट के, अगर एसेट के ऊपर कोई चार्ज है वो अनडिस्क्लोज तो नहीं है, छुपाया तो नहीं है, हिडन तो नहीं है। तो एसेट, किसी भी एंटिटी के लिए एसेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके बारे में ऑडिटर को जाके चीजें देखनी चाहिए। कोई ओमिटेड तो नहीं है, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड तो नहीं है, अनडिस्क्लोज चार्ज तो नहीं है। एसेट्स के बाद में लाइबिलिटीज में कोई लाइबिलिटी ओमिटेड तो नहीं है, वैल्यूएशन गलत तो नहीं है। एसेट लाइबिलिटीज की बातें हो गई। अब पीएनएल, पीएनएल में सारे मटेरियल आइटम्स बराबर डिस्क्लोज किए ना, सारे मटेरियल इनकम एक्सपेंसेस का डिस्क्लोजर है ना, कोई छूटा नहीं है, सही अमाउंट पे है। और अनयूजुअल, एक्सेप्शनल, नॉन रिकरिंग आइटम्स को, ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम्स बोलते हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स बोलते हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स को अलग से बताया ना सेपरेटली, एक्सेप्शनल आइटम्स को बराबर अलग से बताया ना। AS5 में आप ये समझते हैं इस बात को। और फिर नोट्स टू अकाउंट्स में सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज्ड है ना।
अच्छे तरीके से, कुछ मिसिंग तो नहीं है वहां पर। तो ट्रेडिशनल थियरी है ये, इट इज अ ट्रेडिशनल थियरी, उसको ट्रेडिशनल थियरी जैसा लेकर चलिए, कोई ज्यादा लोड मत लीजिए। ट्रू एंड फेयर है क्या पता लगाने के लिए एसेट्स के बारे में कमेंट करना है, लाइबिलिटीज के बारे में कमेंट करना है, पीएनएल के बारे में कमेंट करना है, नोट्स टू अकाउंट्स के बारे में कमेंट करना है। फिर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ऑडिटर ने देखना चाहिए कितनी गलतियां है, उसको क्वांटिफाई भी करना, कितनी गलतियां है उसको क्वांटिफाई भी करना चाहिए, क्वांटिफाई भी करना चाहिए। और क्वांटिफाई करने के साथ साथ आप क्वांटिफाई तो करिए, आप क्वांटिफाई करिए, और क्वांटिफाई करने के साथ साथ आपको क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, क्वालिटी क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस भी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग की क्वालिटी कैसी है। हम बहुत अच्छे देख कर रहे हैं अकाउंटिंग की क्वालिटी, मतलब ऐसे 260 के हिसाब से एईडी, अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट्स और डिस्क्लोजर्स बराबर है ना। मैनेजमेंट बायस के बारे में बताओ, वो समझाओ, बायस्ड है कि नहीं कैसे समझ में आता है वो बताओ, ठीक है। और ये बहुत काम आता है, ओवरऑल कंक्लूजन बनाने में बहुत काम आता है। बहुत प्यारा चार्ट हम लोगों ने क्लास में देखा है, फिर से पूरा रिपीट करने में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जब भी वो लोग क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी एस्पेक्ट की बात करें, मैनेजमेंट बायस की बात करें, ये आपको बताना पड़ेगा। देखिए कितने बार मई 18 मॉक, नवंबर 18 मॉक, मई 19 मॉक, मई 20 आरटीपी, स्टडी मटेरियल 20, तड़प रहा है एग्जाम में आने के लिए। कुछ बातें मैंडेटरी होती है, स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस करने ही पड़ते हैं। हमारा शॉर्टकट था, हमने क्लास में देखा, फाड़ू चार्ट में देखा, मास्टर, मास्टर करके हमारा शॉर्टकट था उसका, ठीक है। नाउ 701 में डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर में कौन सी चीजें जाएगी। तो हमने 4 स्टेप डिस्कस किए थे चार्ट में। स्टेप नंबर 1, पहले तो की ऑडिट मैटर में वही बातें जाती है, वही बातें जाती है जो हमने, इट इज फ्रॉम द मैटर्स जो हम लोगों ने साल भर में कम्युनिकेट किया टीसीडब्ल्यूजी को, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। फिर उसमें से भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है जनरली जो मैटर्स में सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन लगता है, सिग्निफिकेंट रिस्क, हाई आरएमएम वाले मैटर्स, जहां पे सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट है, और जहां पे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस या सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स हुए और करंट ईयर का होना चाहिए। हम देख कर आए थे, कुछ नया नहीं इसके अंदर। फिर की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, डेफिनेटली एक नया नया पैराग्राफ आया है, प्लीज इसको मिसयूज मत करिए। एक नया पैराग्राफ आया है, एक नया पैराग्राफ आया, प्लीज डोंट मिसयूज इट, ठीक है। आप की ऑडिट मैटर को, मैनेजमेंट ने कोई चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं की, तो हम की ऑडिट मैटर डाल के उसको डिस्क्लोज कर देते हैं, गलत। कोई गलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हम की ऑडिट मैटर में लिख देते हैं, गलत। गोइंग कंसर्न पे मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो हम की ऑडिट मैटर में लिख देते हैं, गलत, ठीक है। देखिए, आप बात को समझिए, आप की ऑडिट मैटर को गलत तरीके से यूज नहीं कर सकते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर मैनेजमेंट को देने पड़ेंगे, आप की ऑडिट मैटर में उसको पटक नहीं सकते। गलतियां है तो मॉडिफाई करना पड़ेगा, बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन में समझाना पड़ेगा, की ऑडिट मैटर में आप पटक नहीं सकते, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की खामियां की ऑडिट मैटर डाल नहीं सकते, अगर गलत है तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। गोइंग कंसर्न में दिक्कत है तो मटेरियल अनसर्टेनिटी और गोइंग कंसर्न करके एक सेक्शन डालना पड़ेगा। आप की ऑडिट मैटर को फिर से यूज नहीं कर, मिसयूज नहीं कर सकते। और की ऑडिट मैटर को आपने सेपरेट ओपिनियन भी नहीं समझना चाहिए, इट इज नॉट ओपिनियन, ये ओपिनियन नहीं है। जहां पे हमने बहुत ज्यादा मेहनत की, बस वो मुद्दों को समझा रहे ताकि लोग हमारी मेहनत समझ सके, हमने क्या क्या किया है वो समझ सके, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड की बात करें, एसए 505 क्या ऑब्जेक्टिव है। एसए 50 बोलता है, एसए 50 ऑडिटर के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि बेटा तेरी जिम्मेदारी है, तू
जब भी तेरे को ऐसा लगे कि ओपिनियन मॉडिफाई करना है तो उसको टू एक्सप्रेस क्लियरली एंड अप्रोप्रिएटली मॉडिफाइड ओपिनियन, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है, ऑडिटर की ड्यूटी है, जब भी वो अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना चाहता है उसको अच्छे से एक्सप्रेस करे। जब वो मॉडिफाई करना चाहता है बिकॉज ऑफ अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, और जब उसको मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिलते हैं, तो सिंपल SA 705 ड्यूटी क्रिएट करता है ऑडिटर के ऊपर, ड्यूटी क्रिएट करता है, जिम्मेदारी क्रिएट करता है ऑडिटर के ऊपर कि भाई साहब आपको क्लियरली एक्सप्रेस करना है इन अ सिचुएशन वेयर you are not able to obtain sufficient appropriate evidence, and in a situation where when you see that there are material misstatements in financial statements, as it is word to word रटने के लिए मत जाइए, भावनाओं को समझिए। टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन, यस कभी कभी ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई करनी पड़ती है। मॉडिफाई करने के दो रीजन होते हैं, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस और दूसरा मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर वहां पे हम समझाते हैं अगर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मटेरियल आइटम्स को लेकर अगर परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाई करिए, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर दीजिए। मटेरियल मिसस्टेटमेंट है मटेरियल आइटम्स में, अगर परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाई करिए, अगर परवेसिव है गलती है तो एडवर्स दे दीजिए। इसको हम चार्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं, टेबल फॉर्म में देख सकते हैं, एक ही मतलब है उसका। फिर हम बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन। मॉडिफाई करने के दो कारण होते हैं, सबूत की कमी महसूस होना या फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलना। अनक्वालिफाइड, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इस पर्टिकुलर आज के दिन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम लोग देखते जा रहे हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन हम कब देते हैं? हम ऑडिट करने के लिए गए, वी आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस फॉर मटेरियल आइटम्स बट विच आर नॉट परवेसिव। सबूत मिले हमको, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले हैं, ठीक है, बट विच आर नॉट परवेसिव। प्रॉब्लम्स है लेकिन परवेसिव नहीं है तो हम क्वालिफाई करते। प्रॉब्लम है लेकिन दो तरह के प्रॉब्लम है, मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है तो हम क्वालिफाई करेंगे। एडवर्स ओपिनियन की अगर मैं बात करूं, एडवर्स ओपिनियन की, इफ आई टॉक अबाउट एडवर्स ओपिनियन, ठीक है, तो लेट्स सी। एडवर्स ओपिनियन में हम देखते हैं कि गलतियां है, हम देखते हैं कि गलतियां है, और ये जो गलतियां है, करेक्ट, ये गलतियां मटेरियल है और परवेसिव है, स्प्रेड अक्रॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे आर स्प्रेड अक्रॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऐसा है दे आर स्प्रेड अक्रॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करेक्ट, तो हम एडवर्स देते हैं। डिस्क्लेमर, सबूत की कमी है, सबूत की कमी है, और सबूत की कमी वापस मटेरियल आइटम्स में सबूत की कमी है, एंड इट इज परवेसिव स्प्रेड अक्रॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लेमर। और यहां पे ठीक है, स्पेशल केस भी है। अगर मल्टीपल अनसर्टनिटीज है, बहुत सारी चीजें अनसर्टन है, देर आर मेनी मेनी अनसर्टन थिंग्स, ठीक है, लाइबिलिटीज आ सकते हैं ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, एसेट्स खत्म हो सकते हैं ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, मल्टीपल अनसर्टनिटीज है, ये सब एक में एक से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसका पोटेंशियल इफेक्ट हम समझ नहीं पा रहे, वी आर नॉट एबल टू सी पोटेंशियल इफेक्ट, हम समझ नहीं पा रहे कि भाई एसेट्स को राइट ऑफ करना है क्या, लाइबिलिटीज को और चेंज करना है कि हम समझ नहीं पा रहे। देन वो स्पेशल केस भी जो हमने देखा था क्लास के अंदर, फिर हम लोग 705 हम लोगों ने कवर कर लिया था, और इतना ही आज के लेक्चर के लिए, इतने ही क्वेश्चंस है। चलिए एमसीक्यूज देखते हैं हम लोग। 700.8 से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
is not a specific evaluation by the auditor. अब ये स्पेसिफिक हमारा तो मास्टर करके शॉर्टकट था, करेक्ट? तो देखो जो वहां से मिलता जुलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर, ये था ना, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर। इनफैक्ट एस में यही था मास्टर, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर। कंसिस्टेंटली विथ एप्लीकेबल, हाँ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये भी था। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल होने चाहिए, ठीक है, एस्टिमेट्स ये भी था। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड। देखो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, कोई कोई गलत बात नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक में ये कवर्ड नहीं था, मतलब स्पेसिफिक में ये कवर्ड नहीं था, तो हम डी को आंसर बोलेंगे। बाकी स्पेसिफिक इवैल्यूएशन में मास्टर करके शॉर्टकट हमने क्लास में देखा, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तो आप इस तरह का एमसीक्यू क्रैक कर पाएंगे। ऐसे सभी नहीं, लेकिन अब यहाँ पे आपने देखा ना, तो आपको वो शॉर्टकट तो याद रखना ही पड़ेगा, तभी देखिए आप बता पाएंगे कि भाई कौन सी चीज स्पेसिफिक इवैल्यूएशन में नहीं आती है, ठीक है। A company did not disclose accounting policy required to be disclosed under Schedule 3 or any other provision of Companies Act, the auditor. Accounting policy disclose नहीं की. This accounting policy is required to be disclosed under Schedule 3 or any other provision. तो अब यहाँ पे थोड़ा डाइसी क्वेश्चन हो जाएगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज अब कितनी डिस्क्लोज नहीं की, ठीक है, कितनी मतलब एक आध नहीं बताई, दो तीन नहीं बताई, तीन चार नहीं बताई, कुछ दिया हुआ नहीं है, देयर इज नथिंग स्पेसिफाइड। कितनी पॉलिसीज, पूरी ही पॉलिसीज नहीं बताई, ठीक है, जो अब यहां पे पढ़ के क्लैरिटी नहीं है। देखिए अगर अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बताओगे तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर परवेसिव नहीं तो क्वालिफाई करना पड़ता, परवेसिव तो एडवर्स देना पड़ता, तो डिस्क्लेमर और ईएमपी तो आने से रहे, बच्चे क्वालिफाइड और एडवर्स, तो मुझे लगता है कि और क्लैरिटी होनी चाहिए थी। यहां पर बताए ना ऐसे, प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे कुछ भी नहीं बताना ऐसा नहीं होता है, वो मैं बोलूंगा अनरियलिस्टिक है। कुछ चीजें कंपनी के हाथ से छूट जाती है, कुछ छीटेंगे तो हम लोग क्वालिफाई करेंगे, हम लोग क्वालिफाई करेंगे, तो क्वालिफाइड आंसर, और इंस्टीट्यूट भी वही सपोर्ट करता है क्या, इंस्टीट्यूट। लेकिन मैंने आपको बताया मुद्दा ये था, क्लैरिटी नहीं थी इसके अंदर, देयर वाज नो क्लैरिटी। बट देन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे, फिर अब प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में सोचो, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या सब कुछ छूट जाता है जनरली? नहीं, सब कुछ नहीं छूटता, एक हाथ दो चीज छूट जाती है। 705.5 the auditor shall express their opinion when the auditor having obtained sufficient appropriate evidence conclude that are both material and pervasive. are both, क्या बोल रहे, ऑब्टेन्ड मिसस्टेटमेंट्स, परवेस मिसस्टेटमेंट मटेरियल भी और परवेसिव अगर फैली हुई है तो एडवर्स देंगे हम लोग, कोई डाउट ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड में आता है क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, तो तीनों भी नन ऑफ द अबव। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन, पहले क्वालिफाइड ओपिनियन की बात कर रहे हैं। मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअल आर बोथ मटेरियल एंड परवेसिव, करेक्ट पूछा हुआ है, बोथ मटेरियल एंड परवेसिव, भैया गलत है ना, मटेरियल और परवेसिव तो हम क्या करते हैं, हम एडवर्स देते हैं, तो गलत हो गया यहाँ पे। तो ऑडिटर शैल एक्सप्रेस डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर किसके लिए, सबूत की कमी, आर बोथ मटेरियल एंड परवेसिव, नहीं, हैविंग ऑब्टेन्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस कंक्लूड दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, अरे मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं, सबूत की कमी होना चाहिए था, एडवर्स ओपिनियन दिया है, कंक्लूड्स मटेरियल मिसस्टेट, कंक्लूड मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअल अग्रीगेट मटेरियल परवेसिव। हाँ, जब गलतियां मटेरियल भी और परवेसिव है, सी वाला सही लग रहा है, डी वाला देख लेते हैं।
वापस एडवर्स ओपिनियन की बात कर रहा है, कंक्लूड्स दैट नॉट परवेसिव लिख रहा है, तो ये फिर गलत हो जाएगा। आंसर इज सी। ठीक है, फिर आगे 8 पेज नंबर पे है। इन केस परसिस्टेंट, व्हाट वुड बी आइडियल ओपिनियन? परसिस्टेंट कंपनी में आइडियल ओपिनियन क्या होगा? चलो परसिस्टेंट की कहानी देखते हैं फिर। देखो, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ मेसर्स फाउंड आउट दैट फर्म हैज चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम डब्ल्यूडीबी टू एसएलएम। एक कंपनी ने मेथड बदला, लेकिन हैज नॉट गिवन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। Mr. A has calculated difference of depreciation. Ms. President has stated that they don't want to change financial statement, and if auditor persists, they may give effect in next financial year. अब सुनिए, अब ये पुराना एमसीक्यू दिख रहा है। ठीक है, पुराना एमसीक्यू दिख रहा है। अब डेप्रिसिएशन में अगर कोई चेंज होता है तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बंद हो चुका है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है, ये हम थोड़ा सा मॉडिफाई इसको कर देंगे। अब तो रिट्रोस्पेक्टिव की बात ही नहीं चलती, अब तो पूरा प्रोस्पेक्टिव, पुराना है, प्रोस्पेक्टिव की हम लोग बात करते हैं। तो हम सिर्फ ऐसा मान के चलते उन्होंने चेंज इन मेथड का इफेक्ट नहीं दिया। तो यहां पे बोलूंगा कि ये रिट्रोस्पेक्टिव वर्ड नहीं होना चाहिए। उन्होंने चेंज किया और उसका इफेक्ट नहीं दिया। डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज हुई है, उसका इफेक्ट देना चाहिए था, उन्होंने उसका इफेक्ट नहीं दिया। ठीक है, क्या करेंगे? गलती है, अगर गलती है, गलती अगर मटेरियल है तो मटेरियल है तो हम क्वालिफाई करते, अगर साथ में परवेसिव भी निकले तो एडवर्स देते। सिर्फ एक जगह गलती है तो मेरे हिसाब से तो क्वालिफाई करना चाहिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट भी बोलता है क्वालिफाई करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। फिर मिस्टर ड्यूबियस ब्रदर्स में क्या करना चाहिए? ड्यूबियस ब्रदर observed that firm had a very large amount of cash sales and there were no details of the customer to whom sales was made. Further, cash generated was not even deposited to bank regularly. When Mr. B asked the firm to give him opportunity to count cash, the manager said that the cash is with owner and cannot be made available to the auditor for checking purpose. The manager also declined to give opportunity for stock variation. भैया आपके पास में रिकॉर्ड्स नहीं है, कैश को लेकर आपके पास में कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। ठीक है, आप कोई बैंक में डिपॉजिट नहीं करते जिससे प्रूफ मिल सके, आप कैश काउंटिंग नहीं कर सकते, आप स्टॉक नहीं देख सकते, बहुत सारी चीजें आप नहीं देख पा रहे। कैश सेल्स वेयर नो डिटेल, कैश सेल से कोई डिटेल्स नहीं है। देखो, एक चीज की बात नहीं कर रहे, कैश सेल से कोई डिटेल्स नहीं है, और कैश के लिए भी प्रॉब्लम है। कैश अगर बैंक में डिपॉजिट नहीं करोगे तो कैश के लिए भी एविडेंस नहीं मिल रहा है। कैश सेल्स के प्रॉब्लम है, कैश के साथ प्रॉब्लम है, काउंटिंग भी नहीं करने दे रहे। ठीक है, स्टॉक वेरिफिकेशन भी नहीं करने दे रहे। वेरी लार्ज अमाउंट, देखो यहां पे सबूत की कमी साफ साफ समझता है, लेकिन सबूत की कमी पे आदमी आके रुक जाता है, क्वालिफाई करूं कि डिस्क्लेमर दूं? क्योंकि ये वेरी लार्ज अमाउंट बोल रहे हैं, वेरी, यहां यहीं पे थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। वेरी लार्ज अमाउंट बोल रहे हैं, कैश सेल्स की बात कर रहे हैं, कैश की भी बात कर रहे हैं, स्टॉक की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे डिस्क्लेमर, यहां पे बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ सकता है क्वालिफिकेट, लेकिन क्योंकि वेरी लार्ज और काफी सारे आइटम कवर कर लिए इन्होंने, तो हम लोगों को यहां पे डिस्क्लेमर की तरफ बढ़ना चाहिए। When auditor, after conclusion of audit, exercises his opinion that there are material misstatement financial statement, there are material misstatement financial statement, but they are not pervasive. Material misstatement है financial statement में, material misstatement है financial statement में, but they are not material misstatement financial statement, but they are not pervasive. ठीक है, परवेसिव नहीं है, क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करो ना यार, तो ये तो सिंपल था।
When auditor concludes that financial statements are prepared in all material respect in accordance with applicable framework, सब एकदम सही बना है applicable framework के हिसाब से, unmodified ओपिनियन दो, बिल्कुल सही। आगे पेज नंबर 87 पे है, चलिए 3 है। The auditor shall express dash when the auditor concludes that financial statement are prepared in all material applicable framework के हिसाब से, अब भी हम पढ़कर आए unmodified opinion. The auditor shall express dash when the auditor have obtained sufficient conclude that both material and pervasive adverse देंगे। Assume Mr. Ram and Shyam from two different joint firms. How audit report should be made in circumstances when two joint auditors have different, अलग अलग रिपोर्ट बनाते हैं, ऐसे 219 का क्वेश्चन है, अलग अलग रिपोर्ट बनाइए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो अलग अलग रिपोर्ट बनाइए, अपने अपनी रिपोर्ट में जो लगता है वैसा लिखिए, ठीक है। हाउ ऑडिट रिपोर्ट शुड बी मेड इन सर्कम वेयर टू जॉइंट हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिलेशन टू अ स्पेसिफिक इशू। Joint order should come to a common point. The view of Mr. Ram will prevail because of prudence. The matter should be referred to senior partner. Separate report. कुछ केस से भी रिलेशन है क्या? क्या लिखा है केस में, देखते हैं। सिग्मा लिमिटेड रिसीव 50 लाख का ग्रांट मिला। द पीएम मेक इन इंडिया सब्सिडी स्कीम फॉर अक्वायरिंग मशीनरी, द एंटायर ग्रांट वाज क्रेडिट टू पीएनएल। गलत बात है ना यार। डिफर ऑन द ऑडिट पॉइंट रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ सिग्मा, मिस्टर राम इज ऑफ द व्यू दैट इट विल अट्रैक्ट क्वालिफिकेशन। यहाँ पे राम सही है, राम सही है कि भाई क्वालिफाई करना चाहिए, गलत अकाउंटिंग की है। राम सही है, क्वालिफाई करना चाहिए एज कंपेयर टू श्याम। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। देखिए राम, यहाँ पे राम का पॉइंट ऑफ व्यू सही है तो राम की बात चलेगी एज कंपेयर टू श्याम। इन जनरल अगर कोई हमसे पूछे कि अगर दो जॉइंट ऑडिटर्स का सेपरेट ओपिनियन है तो क्या करेंगे, अगर दो जॉइंट ऑडिटर का सेपरेट ओपिनियन है तो सेपरेट रिपोर्ट बनाएंगे। लेकिन इन जनरल अगर कोई पूछे, यहां पे देखो इन रिलेशन टू स्पेसिफिक इशू, इस इशू में क्या होगा, इस इशू में राम सही है, राम सही है, बस राम का रिलेशन टू स्पेसिफिक इशू, इस इशू में क्या होगा ऐसा पूछा है। यहां पे बच्चे गलती कर सकते हैं, बी केयरफुल। राम का ओपिनियन प्रिवेल करेगा एज कंपेयर टू श्याम। स्पेसिफिक इशू को लेकर बातें पूछी हुई है।